मान लो एक कॉलोनी है वो सिटी के अंदर बनी, अब जगह बहुत सारी जगह थी शहरों के अंदर जो एग्रीकल्चर तौर पे यूज़ हो रही थी, लेकिन शहर के अंदर थी, उसके आसपास सारे घर बन गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी जगह थी जो 10 एकड़ 5 एकड़ जो जिस पे खेती हो रही थी, अब उसको वहाँ किसी ने सेल कर दिया और वहाँ पे कॉलोनी बननी शुरू होगी। अब जो शहर के अंदर है क्या उसकी भी CLU ज़रूरी है? बिल्कुल सर, आपको चेंज ऑफ लैंड यूज़ करवानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा था विद इन MC लिमिट, अब वो MC लिमिट के अंदर का प्रोग्राम आ गया, उसमें MC लिमिट के अंदर ही हम अप्लाई करेंगे अपने सारे काम को। तो उसके लिए सेम फाइल तैयार होगी जैसे हम पुडा के लिए करते हैं, सेम प्रोसेस तैयार होगा, सेम कागज लगेंगे, आपके नक्शे लगेंगे, आपके पटवारी की रिपोर्ट लगेगी, तहसीलदार की रिपोर्ट लगेगी, लेआउट प्लान्स लगेंगे, कवरिंग लेटर लगेगी, वही 5000 पर एकड़ के अकॉर्डिंग फ़ीस लगेगी जो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो वो सारा प्रोसेस होगा। एक सवाल होता है हमारा कि जब हम कॉलोनी की रेगुलेशन की बात करते हैं, अब एक कॉलोनी शहर के बाहर है, वहाँ पे उस एरिया में कमेटी का जो सीवरेज सिस्टम है वो नहीं गया हुआ है। अगर वहाँ कमेटी का सीवरेज सिस्टम नहीं गया हुआ है तो कॉलोनी के को जो कंडीशन होती हैं पास करने में, ये कंडीशन भी लगाई जाती है कि आपको अपना खुद का कॉलोनी का एक STP भी बनाना पड़ेगा। और अगर वो STP नहीं बना, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन देते हैं तब तो हम कह देते हैं, बिल्डर कह देता है कि ठीक है जी हम ये बनाएंगे और उसको अप्रूवल मिल गई, बट अगर वो उसके बाद STP नहीं बनाता तो उसकी क्या कॉलोनी की जो रेगुलेशन है क्या वो रद्द हो सकती है? बिल्कुल से बिल्कुल। अगर देखो STP तो ज़रूरी है, उसके लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी बहुत ज़रूरी है कि वो उसका STP काम कैसे करेगा, उसमें कितनी कैपेसिटी उसको क्लीन करने की है, जो STP में गंद आएगा, पानी आएगा, वो कैसे साफ़ करके कैसे वो कहाँ जाएगा, किसको वो मतलब कि वो उसके क्या कहते हैं ग्राउंड में जाएगा, जो उसके अंदर पार्क बनाया उसमें जाएगा, या उसको रीयूज़ करेगा, वो सारी उसको फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर वो बंदा CLU कंडीशनली ले लेता है, एक कंडीशन पे मिल जाता है कि मैं STP लगाऊंगा और बाद में वो नहीं लगाता, तो सरकार उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती है, उसकी जो उसका CLU उसको रद्द कर सकती है, इवन उसकी जो कॉलोनी है उसको भी बंद कर सकती है, सील कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब मान लो किसी बिल्डर ने ये बोला कि मैं ये STP बनाऊंगा और कॉलोनी ये पूरा होने से पहले उसने सारे प्लॉट सेल कर दिए, लोगों ने वहाँ घर बना लिए। अब ये STP उन्होंने बनाया ही नहीं, अब बनाया नहीं लेकिन लोगों ने घर बना लिए, अब उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो अब उसका हल क्या है? सर उसका क्या है कि जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। अब हम किसी बंदे ने कॉलोनी तैयार की, ठीक है, फर्स्ट तो उसका बनता था उसका पूरा प्रॉपर्टी टैक्स भरता, प्रॉपर वो चीज़ करता। अब वो क्या करता है कि हमने देखा है कि बहुत जगह में क्या होता है, कॉलोनी काट देते हैं, काट देने के बाद लोग वहाँ पे प्लॉट ले देते हैं, उनको पता नहीं होता, घर बन जाते हैं, बाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नोटिस आ जाता है जी कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स इतना बना हुआ है क्योंकि आपकी जो कॉलोनी है वो अवैध है, तो ये जमा करवाइए। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग जिसने मकान बना लिया, अब 15, 20, 25 लाख लगा दिया, उसके लिए वो फ़र्क नहीं पड़ता 10, 20, 50 हज़ार रुपया सरकार का टैक्स भरना या जुर्माना भरना। लेकिन जिस बंदे ने वो काम करके छोड़ गया बीच में, कल को उससे कोई प्लॉट नहीं खरीदेगा, उसकी इमेज ख़राब होगी। तो इसलिए मेरे अनुसार ये है कि अगर कोई भी इंसान एक कॉलोनाइज़र है, एक अच्छी कॉलोनी बनाना चाहता है, अपनी माइंड अच्छा बिल्डअप करना चाहता है, उसने इतने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है, तो उसको सरकार की हर एक छोटी से छोटी गाइडलाइन पूरी करनी चाहिए और किसी भी जगह पे कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए ताकि वो उसके जो क्लाइंट्स हैं वो नाराज़ ना हो। नहीं, ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट लीगली क्या बाउंडेशन है, क्या उसके ऊपर कोई केस दर्ज हो सकता है? हाँ, हम देखते हैं सर, होते हैं केस दर्ज, बंदों को उसके बाद भागना पड़ता है, जितना वो पैसा बचाते हैं उससे ज़्यादा उनको सरकार को पे करना पड़ता है। जो बंदे ने प्लॉट खरीदा वो कल को अपने जो कॉलोनाइजर्स है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसको पकड़ते हैं, दैन उसको लीगली थ्रेट मिलता है, या तो वो किसी पॉलिटिकल के दम के ऊपर निकल जाता है, नहीं तो उसको वो सारा जुर्माना भरना पड़ता है, अपनी कॉलोनी अप्रूव करानी पड़ती है। कितनी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो अनअप्रूव्ड हुई हैं और बाद में अब अप्रूव हो रही हैं क्योंकि लोगों ने प्लाट बेच दिए थे, तो वो लीगल एक्शन होगा, कोई भी ले सकता है, सरकार भी ले सकती है और जिसने बेचा खरीदा है वो भी ले सकता है। इसके जैसे ऐसी कॉलोनियों में जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बन जाती हैं, अब RWO उन्होंने बना ली, अब उनको ये नहीं समझ लगती थी हम बिल्डर की कंप्लेंट कहाँ, हम म्यूनसिपल कमेटी में इसकी कंप्लेंट करें, पुड्डा में करें, या टाउन प्लानर को करें, या CM को करें, या किसको करें? देखो एक्चुअल में ये केस जो है बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब कंज्यूमर के ऊपर बात आ गई और कंज्यूमर कोर्ट उसके रिगार्डिंग उस ऑथराइज पर्सन को जो भी लेटर इशू करेगी बुलाएगी, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स ने उसको CLU या और NOCs दी उनको भी उसमें खींचा जाएगा कि भी जब इनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, कंडीशनल थी, तो ये बनी क्यों।
तो सबसे बेस्ट वे कंज्यूमर कोर्ट है। अदरवाइज़ वो अपनी जो लिखित दरखास्त है वो पुडा में भी दे सकते हैं और कमेटी भी दे सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग उनको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए, जो सबसे राइट वे है, बिल्कुल सही दुरुस्त, वो सब संभालेगा अपने आप जो उसका बनता है। ओके अब जो टोटल लेआउट होता है किसी कॉलोनी का, उसमें क्या क्या छोड़ना ज़रूरी होता है? एसटीपी हो गया, पार्क हो गए, सड़कों की कोई विड्थ जो होती है कि आपको 25 फीट चाहिए या 30 फीट या 35 फीट, इसकी क्या इसके लिए तकरीबन जो सड़क के अंदर उसमें क्या कि 3 कर्मों की, मतलब कि कम से कम 16.5 फुट की हमें सड़क की विड्थ होनी चाहिए मिनिमम। और अगर जहाँ पे आप कॉलोनी शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी जो आगे फ्रंट लैंड है, जो सड़क जा रही है, वो सड़क आपकी मिनिमम 3 कर्म की होनी चाहिए। मतलब कि अगर कनाल मरलम में है तो वो 16.5 फीट बनेगी, और अगर बिग्गे विज में है तो उसमें आप आगे चलो कि वो बन जाएगी, इसमें 5 कर्म की रोड होनी चाहिए, मतलब कि आगे तो वो 16.5 फुट तो होनी चाहिए, उससे कम नहीं। नहीं, जो पुड्डा में हमने आप अंदर की रोड की बात कर रहे हो, जो इंटरनल रोड है वो कम से कम 30 फुट तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 फीट होनी चाहिए, मतलब कि आपकी अप्रोक्सीमेट 6 से 7 कर्म के अंदर आपकी अप्रोच रोड होनी चाहिए। जो घरों के आगे जो रोड है वो मिनिमम 30 फीट होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी सी वाली सिटी में, छोटे सिटी में हैं, जिसको सी क्लास कैटेगरी की सिटी बोलते हैं, उसमें ये 25 फीट तक भी हो सकती है। हाँ, 25 फीट तक भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बी क्लास में हैं तो कम से कम 30 फीट, और अगर आप और बड़े शहर में चले गए तो आपको ये 60 फीट तक भी छोड़नी पड़ सकती है। और कैटेगरी ए में आपको ये 45 फीट मिनिमम आपको सड़क छोड़नी पड़ेगी। अगर बंदे ने इस सड़क के ऊपर फ्लैट बनाए हैं आमने सामने, तो उसके लिए मिनिमम, क्योंकि पार्किंग होती है 3 फ्लोर की पार्किंग, 3 गाड़ियों की पार्किंग घर के सामने होती है, तो उस कंडीशन में मिनिमम जो विड्थ है, साइज़ जो सड़क का साइज़ है वो 45 फीट से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 45 तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये पार्किंग की समस्या आती है। बिल्कुल, कारण क्या है कि जब पार्किंग समस्या आएगी तो वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक रश रहेगा, तो इसीलिए ये चीज़ आपने जो बोली बिल्कुल सही बोली। अच्छा, एक जैसे शहर के बिल्कुल अंदर है, चारों तरफ शहर बसा हुआ है, बीच में एक नई कॉलोनी है, अब उसको भी क्या उतनी ही जगह वेस्ट छोड़नी पड़ेगी या 40% छोड़नी पड़ेगी? उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो तो लैंड के अकॉर्डिंग है, उसके पास एरिया कितना है। गाइडलाइंस तो सेम रहेंगी, लेकिन हर गाइडलाइंस में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी होती है जो अब सरकार ये भी नहीं चाहती ना कि भी दूसरे के पास कहीं जगह ना बचे बनाने के लिए, तो उस अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं वो अपडेट होती रहती हैं, वो जैसे भी हैं उसमें आप अंडर म्यूनिसिपल कमेटी से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये केस टू केस डिफर करता है। अगर आप बहुत पॉपुलेटेड एरिया में हैं, आपके पास ज़मीन थोड़ी है, तो आप कम जगह छोड़ के भी आपका गुजारा हो सकता है। पर अगर आप किसी हाईवे के ऊपर हैं और आपके पास ज़मीन खुली है, तो आपको जो मैक्सिमम पुड्डा के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको 40% से 50% तक आपको जो जगह है वो छोड़नी पड़ेगी, जिसका यूज़ आप पार्कों में, एसटीपी में कर सकते हैं। एक्चुअली में सर ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने इसको कमर्शियल रजिस्ट्री करवा ली या इंडस्ट्रियल रजिस्ट्री करा ली, हमें CLU की ज़रूरत नहीं है, चेंज ऑफ लैंड की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जब बेचते हैं तो ये हो जाता है कमर्शियल रजिस्ट्री करा ली तो पैसे बच गए, ज़्यादा लग गए तो हमारी वो खर्चा नहीं होगा। नहीं, एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, चाहे आप कोई भी होटल बना रहे हो, चाहे कॉलोनी काट रहे हो, चाहे कोई आप मल्टी हॉस्पिटल खोल रहे हो, जब मल्टी लेवल मार्केटिंग खोल रहे हो, तो उसमें आपको CLU चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अब एक नेशनल हाईवे के ऊपर जो लोग आजकल मार्केट बनती हैं, या कोई मैरिज पैलेस बनता है, या कोई आप ये समझिए कि D-Mart जैसे बड़े बड़े कोई रिटेल स्टोर खुलते हैं, या कोई रेस्टोरेंट खुलते हैं, या कोई शोरूम की साइट बनती है, तो क्या नेशनल हाईवे की जो पॉलिसी है कि उनको हाईवे, जो नेशनल हाईवे बना हुआ है, एग्जिस्टिंग है, उससे कितने फिट और पीछे अपना जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और कितनी जगह वो कवर कर सकते हैं? एक्चुअली इसमें क्या है कि इसमें हम, जहाँ मेरी साइट ऑन रोड है, नेशनल NH 44 पे है या NH 21 पे है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक केस फाइल करेंगे अपने नक्शे के साथ जो हमने तैयार करवाना है। अगर हमने CLU अप्लाई कर दिया तो अप्लाइड फॉर की कॉपी साथ में लगेगी, और अगर हमें CLU मिल चुका है तो हम उसकी कॉपी साथ में लगाएंगे। देन गवर्नमेंट उसके ऊपर हम एक NOC इशू करेगी कि क्या ये सड़क आने वाले 15 या 20 साल के प्रोजेक्ट में और चौड़ी होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपनी जगह छोड़कर पीछे कंस्ट्रक्ट करना होगा, और अगर नहीं होगी तो हमें NOC मिल जाएगी कि नहीं, अभी आने वाले 20 साल में उसके कोई नहीं है उसके ऊपर। तभी सरकार कहती है कि 30 मीटर नो कंस्ट्रक्शन छोड़ के चलिए, कि अगर कल को सड़क और चौड़ी भी होती है तो
कितना जगह जाएगी 30 मीटर, मतलब कि आप लगा लो कि 3.5 के 100 फीट के करीब होगी। कितना छोड़ोगे, 25 फुट छोड़ दोगे, 30 फुट छोड़ दोगे, 40 फुट छोड़ दोगे, भी तो भी उसके पास जगह बचे। तो इसीलिए ये कंडीशन लगती है CLU के ऊपर, कई बार गाइडेंस आती नहीं है पीछे से। तो नेशनल हाईवे पे अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो 30 मीटर मिनिमम यानी कि 100 फीट उसको जगह आगे छोड़नी ही पड़ेगी, उसके बाद ही वो अपना गेट रख सकता है। और एक और कन्फ्यूजन था कि जो मेन हाईवे पे, जैसे नेशनल हाईवे पे अगर किसी ने अपना गेट रखना है तो उसके लिए भी कंडीशन है कि मेन हाईवे पे आप अपना मेन गेट, जहाँ से आप ट्रैफिक एकदम हाईवे पे ना चढ़े, ऐसा कुछ कंडीशन है? उसमें क्या है कि सर उसमें हमें एक्चुअली पूरी लैंड फॉरेस्ट एरिया में आती है, जब PWD में आती है, जो इंटरनल है, नहीं नेशनल में आती है। अब उसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड की हमें NOC जब लेंगे तो हमें खुद पता लग जाता है कि हमें कितनी जगह छोड़कर अपना गेट रखना है। अब आप ये लगा के चलिए कि जो दिल्ली टू अमृतसर रोड है, ये अगर हम खन्ना से चेक करें तो ये तकरीबन 63 करम्स की रोड है, मतलब कि 350 फुट की करीब पूरी रोड है, ठीक है, जो 6 लेन है। अब इसमें जो कच्चा पाथ है वो ज़्यादा नहीं तो 30 फीट का है, ठीक है, वो 30 फीट हम छोड़कर ही पीछे बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो कच्चा पाथ है हम उसके ऊपर कवर अप कर लेंगे। हाँ, उसके लिए हमें अंदर अपने घर के अंदर आने के लिए, GT रोड के ऊपर गेट के अंदर आने के लिए हमें रास्ता लेना पड़ेगा। वो रास्ते की परमिशन हमें मिलेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि अगर कोई पेड़ लगा हुआ है, जब वो रास्ता फॉरेस्ट का आता है तो उसकी वो सरकारी फीस भरेंगे हम, और उसके अकॉर्डिंग हमें वो रास्ता मिल जाएगा उतने फीट का, 10 फीट का, 15 फीट का, 20 फीट का, जितना हमें चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया है। आप अगर कोई CLU के संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, विक्रांत जी को आप कॉल कर सकते हैं। ऐसी और भरपूर जानकारियों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, और आप हमारी वेबसाइट propertyupdates.co.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।